डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग का यूनिट नंबर 5 जो कि एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर गेस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये जानना जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग सबसे पहले समझे कि गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम क्या है। गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम ये हमारे साथ वो सिस्टम होता है हमारे बॉडी का जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और फिर इसी तरह से फेरेंक्स पर आता है, फिर फेरेंक्स से नीचे आता है आपके जो ट्रेकिया है, फिर इसी तरह से सॉरी फेरेंक्स के बाद जो है ना लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स तो जो सांस की नाली की तरफ गया होता है, ठीक है। फेरेंक्स के बाद फिर हमारे साथ क्या आता है, एसोफेगस आता है। फिर एसोफेगस से नीचे जो है स्टमक आता है। स्टमक के बाद जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। फिर उसके बाद जो है हमारे साथ क्या आता है, कोलोन आता है और आखिर में हमारे साथ रेक्टम आता है। तो माउथ से लेकर रेक्टम तक का जो हमारे साथ ट्रेक होता है, ये पूरा सिस्टम कंबाइन होकर आपका गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को बनाता है, ठीक है। सो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम ये हमारे साथ वो सिस्टम होता है जो कि कॉमनली यूज होता है फॉर फूड कंजम्पशन एंड उस फूड की मेटाबॉलिज्म के लिए, उससे एनर्जी को हासिल करने के लिए, और फिर लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ज़रिए जो है हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की जो शुरुआत है वो माउथ से होती है। एसोफेगस के ज़रिए जो है ना, माउथ हो गया, फेरिंक्स हो गया, फिर एसोफेगस, फिर हमारे साथ आता है स्टमक। स्टमक से स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज, फिर कोलोन और आखिर में हमारे साथ रेक्टम। सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? जी सर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आज के लेक्चर में हम इसी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी हमारे साथ डिसऑर्डर होते हैं तो उसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको फिर क्लियर नज़र आती रहे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बowel डिजीज। आईबीडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आईबीडी, ठीक है, या आईबीएस हमारे साथ इरिटेबल बोल सिंड्रोम कहलाता है। इसी तरह से हमारे साथ जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है या जो इंटेस्टिनल सिस्टम होता है उसका हमारे साथ एक डिसऑर्डर है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज। मतलब ये बोल बोल हम किसे कहते हैं, बोल से मुराद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकता है या लार्ज इंटेस्टाइन भी हो सकता है। अगर बोल के से पहले स्मॉल बोल लिखा हो तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर लार्ज बोल लिखा हो तो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो वो कंडीशन जिसमें जो बोल सिस्टम है या जो बोल ट्रैक होता है उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज कहते हैं। तो कहते हैं कि मंजिल में से हमारे साथ जो क्रॉनिक बोवल डिजीज होता है तो इसमें क्या होता है, मतलब वो कंडीशन जिसमें जो बोवल ट्रैक होता है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये कौन सी डिजीज में होती है, तो ये हमारे साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, सही है। ये हमारे साथ जो इंटेस्टाइन है उसका क्या है, डिजीज है, उसका एक डिसऑर्डर है जिसमें जो इंटेस्टाइन है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सही है। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट आता है। टू में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ पेप्टिक अल्सर। देखिए, हमारा जो स्टमक है ना, तो ये हमारे साथ हमारे बॉडी का वो ऑर्गन है जहाँ पर कॉमनली हमारे साथ जो इन्वायरमेंट रहता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में एक ख़ास किस्म की जूस सिक्रीशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जब हमारे स्टमक में कोई फूड कंटेंट जाता है तो वो फूड कंटेंट हमारे स्टमक के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके साथ टच होते हैं, और इसका टच होना एक ख़ास तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है, जिसके बाद जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन करती है, जिसके ज़रिए जो फूड मटेरियल होता है वो जो है ना सॉफ्ट भी हो जाता है, नरम भी हो जाता है, और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मौजूद हो तो का हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ख़त्म हो जाती है, तेज़ाब की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ख़त्म हो जाती है, और फूड कंटेंट पर स्टमक से मज़ीद आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो कहते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर ये वो कंडीशन होती है जिसमें फूड कंटेंट ना होने के बावजूद स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हो रही होती है, जिसकी वजह से स्टमक के जो म्यूकोजल वाल होते हैं उसमें अल्सर बन जाते हैं, उसमें ज़ख़म पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पेप्टिक अल्सर का जो प्राइमरी काज है जिस वजह से ये काज होता है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक स्टमक में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम एच पाइलोरी के नाम से भी जानते हैं, वर्ड आपने सुना होगा। एच पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरस या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये वो बैक्टीरिया है जो कि हमारे स्टमक की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वहाँ पर ज़ख़म बन जाते हैं, जिसके बाद ना हमें कुछ खाने को दिल करता है, ना कुछ पीने को दिल करता है, और मुसलसल जो है हमें हार्ट बर्न जो है वो फ़ील होती रहती है। हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे कि हमारा दिल जो है वो जल रहा हो, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर प्राइमरीली काज होती है। 3 में कहते हैं कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है, ग्लूकेगॉन जो कि हमारे साथ क्या है, एक स्पेसिफिक किस्म के हार्मोन्स होते हैं। अगर हमारे ब्लड में जो है ना ग्लूकोज की कमी हो तो ब्लड इसको महसूस करती है और सिग्नल जाते हैं कहाँ पर, पैनक्रियाज में आइसलेट ऑफ लिंगरहन होते हैं। उस आइसलेट ऑफ लिंगरहन में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे साथ अल्फा सेल्स हो गए, बीटा सेल्स हो गए, डेल्टा सेल्स हो गए, सोमेटोस्टेटिन हो गए, एफ सेल्स हो गए, ठीक है। अल्फा सेल का काम ये होता है कि ये ग्लूकेगोन की सिक्रीशन करती है। जब ग्लूकेगोन अल्फा सेल से सिक्रीट होते हैं तो इसकी सिक्रीशन की वजह से जो स्टोर ग्लाइकोजन हमारे लिवर और मसल में होते हैं उसके ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं, और उससे मज़ीद दोबारा से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो दोबारा से ऊपर आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो तो इस ज़्यादती को नॉर्मल करने के लिए, कम करने के लिए क्या होते हैं, हमारे आइसलेट ऑफ लिंगरहन में मौजूद जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इंसुलिन क्या करते हैं, ये इंसुलिन हमारे ब्लड सेल्स के ज़रिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है ना उसको लेती है, और उसको जो है ना लिवर और मसल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है, और वहाँ पर यही ग्लूकोज जो है दोबारा से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है। तो ब्लड शुगर लेवल कॉमनली किस चीज़ के ज़रिए रेगुलेट होती है, इंसुलिन के ज़रिए रेगुलेट होती है। अगर कहीं पर आपसे पूछा जाए कि अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल कम हो तो इसके लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, तो फिर आपने ग्लूकेगोन पर टेक लगाना है। लेकिन यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, वो हार्मोन जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करते, कंट्रोल करते, उसको ऊपर जो है नहीं होने देते या कम नहीं होने देते, तो वो हमारे साथ इंसुलिन है, ऑप्शन ए। 4 में कहते हैं विच एंजाइम डिफिशिएंसी लीड टू लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये तो पिछले क्लास में हमने बात की थी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस से मुराद ये है कि जब आप दूध पीते हैं तो उस दूध की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, जिसकी वजह से डॉक्टर फिर आपको ऐसी चीज़ें जो कि दूध से बनी हो उसको खाने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो एंजाइम आपकी बॉडी में होने चाहिए वो एंजाइम नहीं होते, जिसकी वजह से दूध वाले कंटेंट फिर उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, वो हज़म नहीं होती, तो बहुत सारे मसले जो है ना फिर पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। तो
वो कंडीशन जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो वो किस वजह से होती है? लैक्टेज एंजाइम की गैर मौजूदगी की वजह से। लैक्टेज एंजाइम ये वो एंजाइम होता है जो कि दूध में मौजूद लैक्टोज को क्या करती है? उसकी मेटाबॉलिज्म करती है, उसको हजम करने में हेल्प देती है। अब अगर हमारी बॉडी में लैक्टेज हार्मोन सॉरी एंजाइम नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो कि दूध से बनी है उसकी फिर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, जिससे फिर हमें बहुत सारे मसले फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा जी, 5 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्पटम ऑफ सीलिक डिजीज। सीलिक डिजीज का भी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। सीलिक डिजीज ये हमारे साथ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें ऐसी चीज़ें जो कि गंदम से बनी हुई हो, जो कि गंदम से बनी हुई हो, ठीक है? तो गंदम से बनी हुई चीज़ें जो है ना, उसको अगर आप खाते हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है हमारे बॉडी में, ठीक है? तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम सीलिक डिजीज कहते हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि सीलिक डिजीज के मंजिल में से कौन सा सिम्टम है? तो ग्लूटीन इंटॉलरेंस। ग्लूटीन एक जो है इस जो है ये हमारी बॉडी इसको इंटॉलरेट करती है, मतलब हमारी बॉडी इसको हजम नहीं कर पाती, ठीक है? तो ये हमारे साथ एक कॉमन सिम्टम है किस चीज़ का? सीलिक डिजीज का। सीलिक डिजीज वर्ड आप लोगों ने कभी सुना है क्या? नहीं? सर सुना है, सर सुना हुआ। अच्छा जी, वेरी गुड। 6 नंबर में कहते हैं कि अरे मेरे पास which organ is primarily affected by hepatitis? तो हेपा मीन लिवर, टाइटस इन्फ्लेमेशन इन द लिवर। तो वो ऑर्गन जो कि हेपेटाइटिस की वजह से इफेक्ट होता है वो हमारे साथ क्या है? लिवर है। 7 में कहते हैं व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं? गर्ड कहते हैं। गर्ड जो है ये कॉमनली हमारा जो स्टमक है इसका मसला होता है, ठीक है? हमारे स्टमक में मौजूद जो स्टमक के ऊपर जो एसोफेगस होता है, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एसोफेगस का जो पाथवे है वो आ रहा है, फिर यहाँ से जो है ना हमारे साथ क्या है? ये स्टमक बनता है, ठीक है? सो यहाँ पर देखें ऐसे स्टमक आ रहा है, ठीक है? सो यहाँ पर जो ये हमारे साथ जो ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है? तो ये वाला एरिया यहाँ पर एक सर शो एसोफेजियस। नहीं हो रहा। जी। सर शो नहीं हो रहा, आप जो बना रहे हैं ना, हाँ। डायग्राम बना रहे हैं, ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रही। अच्छा, सब कुछ शो नहीं हो रही? सर शो हो रही है, शो हो रही है सर, नहीं सर हो रही है। अच्छा जी। हो सकता है सिग्नल्स का थोड़ा इशू हो, आप ज़रा दोबारा से स्लाइड को इधर उधर करें तो हो सकता है आपको फिर दिखाई दे दे। सर शो हो रही है। जी अच्छा सर होगी होगी। अच्छा 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 अच्छा, सही है। तो ये जो स्टमक आपको नजर आ रहे, तो जो मैंने यहाँ पर सर्कल किया है ना, देखिए जिसको मैं अभी सर्कल करने वाला हूँ ब्लू लाइन से, ये जो एरिया है यहाँ पर जो है ना एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, मतलब ये है कि एक दरवाज़ा होता है, ठीक है? जो कि जब ऊपर से फूड कंटेंट नीचे स्टमक में आता है, तो इस कंटेंट को मज़ीद दोबारा से वापस ऊपर की तरफ जाने नहीं देता। तो जो गर्ड होता है, जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, इसमें ये जो वाल होता है, ये जो एसोफेजियल वाल होता है, ये क्या हो जाता है? ये अपनी इलास्टिसिटी खो बैठता है, जिसकी वजह से ये जो रास्ता पहले बंद था, तो ये क्या हो जाता है? ये जो बंद रास्ता है ये बिल्कुल खुल जाता है, ठीक है? और इसकी खुलने की वजह से इस स्टमक में मौजूद जो कंटेंट होता है, तो वो दोबारा ऊपर मुंह की तरफ जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जब खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद डायरेक्ट लेट जाते हैं या लेफ्ट साइड पर लेट जाते हैं, तो उनके मुंह में स्टमक से दोबारा से जो है ना मुंह में वो कट्टी टेस्ट वाली फ्लूइड जो है ना वो आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत कड़वाहट सी भी लोगों को फील होती है और दिल जो है उनका जलन सा फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये इसी वजह से होता है। तो जो गर्ड कंडीशन है, जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, इसमें कॉमनली यही मसला जो है पेशेंट को होता है कि जो फूड कंटेंट है वो बार बार मुंह को दोबारा से बैकवर्ड फ्लो के जरिए आती है,
ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस डिसऑर्डर को हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं। और इसमें जो सबसे कॉमन साइन सिम्टम आपको देखने को मिलती है, तो पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हमें दिल जलन बहुत ज़्यादा फील होती है, बहुत ज़्यादा हमें दिल जलन फील होती है, और जो खट्टी टेस्ट है वो बार बार मुंह को आती है, हलक को आती है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, इसका कॉमन मेन सिम्टम क्या है, हार्ट बर्न, दिल का जलना। हम कहते हैं ना कि यार मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा जल रहा है, असल में वो तेज़ाबियत की वजह से हो रही होती है, क्योंकि इस फूड कंटेंट में तेज़ाब भी ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमें जलन फील हो रही होती है। क्लियर है? जी अच्छा, वेरी गुड। डायग्राम कैसे बनाया है? सर डायग्राम बहुत अच्छी थी, और स्फिंक्टर का नाम है कार्डिक स्फिंक्टर। हाँ, कार्डियक स्पेंक्टर भी आप इस कार्डियक स्पेंटर, हाँ बिल्कुल, कार्डियक स्पेंटर भी आप इसको कह सकते हैं, और इसोफेजियल स्पेंक्टर भी आप मेरे ख्याल में इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसोफेगस और जो हार्ट का जो हमारे साथ कुछ पार्ट होता है, ठीक है, तो ये दोनों मिल के जो है हमारे साथ जंक्शन में आते हैं। तो इस वजह से आप, अगर आप इसको कार्डियक स्पेंक्टर कहें या इसोफेजियल स्पेंक्टर आप इसे कहें, तो गलत नहीं है। ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यूज 8 की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। तो ये भी आपको पता है कि हमारे साथ वो कंडीशन जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो यूरिक एसिड है उसका जो लेवल है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है, तो वो क्या है, वो गाउट है। गाउट जो है, आप जानते हैं गाउट, गाउट कौन सा डिसऑर्डर है हमारे साथ? सर इसमें यूरिक एसिड की वो हो जाती है ना, इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड, हाँ हाँ, और जो ज्वाइंट होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। तो और अपनी जो शेप होती है वो भी उनकी थोड़ी चेंज हो जाती है उससे, बिल्कुल पेन की बिल्कुल, वजह से। हाँ जी, ऐसा ही है। तो ये जो है हमारे साथ कंडीशन जो कहलाती है वो गाउट है। गाउट में हमारे साथ नॉर्मली जो यूरिक एसिड है ब्लड में, उसका लेवल क्या हो जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है। तो गाउट की जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना ब्लड में। ठीक है, 9 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डिजीज। एक हमारे साथ है टाइप 1 डिजीज, एक हमारे साथ है टाइप 2 डिजीज। टाइप 1 डिजीज जो है इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कह सकते हैं आप। टाइप 2 डिजीज जो है इसको इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। मतलब ये है कि टाइप 1 में जो है हमारे साथ जो आइसलेट ऑफ लिंगरहन अभी मैंने आपको बताया था, उसमें जो बीटा सेल मौजूद होते हैं जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन करते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन और सिक्रीशन करते हैं, तो वो बीटा सेल जो है मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम टोटली इंसुलिन पर ही रखते हैं। इनको फिर हम इंसुलिन के इंजेक्शंस के साथ साथ, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के साथ साथ हम इनको फिर मुख्तलिफ टैबलेट्स वगैरह भी देते हैं। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट भी कहते हैं। अब वो पेशेंट जिनकी आइसलेट ऑफ लिंगरहन में बीटा सेल्स मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए होते, लेकिन वो जो बीटा सेल्स होते हैं वो जिस मिकदार में इंसुलिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो वो अमाउंट जो है वो हमारी बॉडी में मौजूद जो ग्लूकोज है उसके लिए नाकाफ़ी होता है। तो इस वजह से ऐसे लोगों को जो डायबिटीज़ होती है इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, और सिंपली इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ऐसे पेशेंट को हम इंसुलिन सेंसिटाइज़र देते हैं। ठीक है, इंसुलिन सेंसिटाइज़र देते हैं जिसमें हमारे साथ जो है ना मेटफॉर्मिन हो गए, बिगवेनाइड्स हो गए, ठीक है, सिटाग्लिप्टिन्स हो गए। ठीक है, ये हमारे साथ वो मेडिसिन है जो कि इंसुलिन सेंसिटाइज़र के तौर पर रोल प्ले करते हैं। इनका काम ये होता है कि ये क्या करते हैं,
जो कम मिकदार में इंसुलिन सिक्रीट हो रहा होता है, तो उन इंसुलिन के सामने जो ग्लूकोज लेवल पर मुश्तमिल जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको पकड़ के सामने लाते हैं। तो इससे डायरेक्टली इंसुलिन क्या करते हैं, उन सेल्स को आइडेंटिफाई करके उनमें मौजूद जो ग्लूकोज होता है उसको मेटाबोलाइज करने में क्या होती जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इस तरह से जो शुगर लेवल होता है वो फिर बढ़ता नहीं है बल्कि नॉर्मल रहता है। लेकिन इसके साथ आपने डाइट प्रॉपर रखनी होती है। तो हमारे साथ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके पीछे जो कॉमन रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिलता है तो वो क्या है, ओबेसिटी है। टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमनली जो है ना मोटापे की वजह से जो है ना काज होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 10 में कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म आपके नेक में मौजूद बटरफ्लाई शेप का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इस थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब पर जो है ना पेयर ऑफ ग्लैंड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी में जो है ना ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एबनॉर्मली ओवर स्टिमुलेट हो जाए, ठीक है, और बगैर किसी ज़रूरत के इसको सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाए, तो उस सिग्नल्स के मिलने की वजह से ये बगैर ज़रूरत के थायराइड हार्मोन सिक्रीशन शुरू कर देती है, जो कि हमें चाहिए नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी सिक्रीशन हो रही होती है। तो उसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो क्या है, एंटी थायराइड मेडिकेशन देना। ठीक है, एंटी थायराइड मेडिकेशन हम पेशेंट को देते हैं। 11 में कहते हैं कि विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्यून सिस्टम अटैकिंग द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल इन द पैनक्रियास। कहते हैं कि वो कंडीशन जिसमें वो बीमारी, वो डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारी बॉडी के जो अपने इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो हमारे पैनक्रियास के जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में मौजूद जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं जिसको हम बीटा सेल्स कहते हैं, तो उसी पर अटैक कर देते हैं और उसी बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें ये होता है, तो वो हमारे साथ टाइप 1 डिसऑर्डर है। अभी मैंने आपको टाइप 1 डिसऑर्डर के हवाले से बताया था। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज जब बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ के ब्लड में मौजूद जो हाइपर ग्लूकोज कंटेंट होता है, तो वो जब बच्चे के पेट में जाता है या उसके ब्लड में जाता है तो उस इस वजह से बच्चे को भी शुगर हो जाती है। तो पैदाइशी तौर पर बच्चे को जो शुगर हुई होती है, ऐसी शुगर को फिर हम क्या कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, 12th में कहते हैं कि व्हाट इज द मेन काज ऑफ गाल स्टोन। गाल स्टोन किस वजह से काज होते हैं, तो गाल स्टोन हमारे जो बाइल जूस है उसमें कोलेस्ट्रोल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, ये हमारे साथ कॉमन वजह बनती है गाल ब्लैडर में स्टोन्स के बनने का। ठीक है, ऑप्शन ए। 13 में कहते हैं विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय द इनएबिलिटी टू कंट्रोल बोवल मूवमेंट। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सी कंडीशन होती है, वो कौन सी बीमारी होती है जिसमें हमारे जो बोवल मूवमेंट है, कंट्रोल बोवल मूवमेंट है या बोवल मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है, बोवल मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं हो पाती। तो वो हमारे साथ फीकल इनकॉन्टिनेंस है। मतलब ये है कि फीकल इनकॉन्टिनेंस से मुराद ये है कि जब डायरिया हो जाती है तो डायरिया में अक्सर जो जो कंट्रोल होती है वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है, और फिर जो डिफिकेशन है उसको पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमारे साथ वो कंडीशन जिसमें बोवल मूवमेंट कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाती है तो वो फीकल इनकॉन्टिनेंस है। सही है। 14 में कहते हैं कि विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया। तो ये तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में खून की कमी का आना, इसके पीछे जो मेन न्यूट्रिएंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कमी आती है वो क्या है, वो आयरन है। जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है तो आयरन की कमी की वजह से जो ब्लड है वो बनता नहीं है। ब्लड जब नहीं बनता तो हाइपोवोलूमिया हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो बॉडी में डिक्रीज हो जाती है, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं,
एनीमिया कहते हैं। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। एमसीक्यूज नंबर हमारे साथ कौन सा है? एमसीक्यूज नंबर 15 कहते हैं कि विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ कार्टिसोल्स इन द बॉडी। कहते हैं कि वो एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें कार्टिसोल हार्मोन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में क्या हो रही होती है, सिक्रीट हो रही होती है। एबनॉर्मली बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो रही होती है कार्टिसोल। तो कहते हैं कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें ये होता है, तो वो हमारे साथ कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम ये वो डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मली कार्टिसोल्स हाइपर सिक्रीशन होती है। ठीक है, ऑप्शन बी। 16 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम का जो हमारे साथ साइन सिम्टम्स में नहीं आता तो वो रेक्टल ब्लीडिंग है। बाकी ब्लोटिंग का होना, मतलब पेट में गड़बड़ का होना, ठीक है, वो आवाज़ें अक्सर आती रहती है ना, गैस नहीं होता, लेकिन आवाज़ें जो है ना पेट से आ रही होती है, आपको लगता है जैसे कि गैस है, लेकिन वो गैस नहीं होता, वो बोल मूवमेंट की वजह से आवाज़ें आ रही होती है। इसी तरह से कंस्टिपेशन हो गई या एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द का होना, ये हमारे साथ कॉमन साइन सिम्टम्स है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के, सिवाय रेक्टल ब्लीडिंग के। रेक्टल ब्लीडिंग जो है सिम्टम्स में नहीं आता। 17 में कहते हैं विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल। तो बाइल जी, सर कुशिंग सिंड्रोम की वो सिम्टम्स क्या होती है? कुशिंग सिंड्रोम की देखिए सबसे पहली जो सिम्टम है वो यही है कि कार्टिसोल्स की ओवर सिक्रीशन होती है। कार्टिसोल्स की ओवर सिक्रीशन की वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज होने की वजह से वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने की वजह से मोटापा होता है। ठीक है, इसी तरह से जो है ना मुख्तलिफ इसके साथ साथ जो है ना मुख्तलिफ साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर मोटापा हो जाए तो मोटापे इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन दूसरी हमें देखने को मिलती है वो डायबिटीज़ का हो जाना। तो कार्टिसोल्स की ओवर सिक्रीशन की वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस का इंक्रीज हो जाना, मेटाबॉलिक प्रोसेस के इंक्रीज होने की वजह से जो है ना फिर क्या होता है, वेट का बढ़ जाना। ठीक है, वेट का बढ़ने की वजह से फिर डायबिटीज़ का हो जाना। ये हमारे साथ कॉमन सिम्टम्स है जो कि हमें देखने को मिलते हैं कुशिन सिंड्रोम के पेशेंट में। जी सर। 17 में कहते हैं विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बाइल। तो बाइल जूस आप सबको पता है गाल ब्लैडर इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक, सॉरी, लिवर प्रोड्यूस करता है। लिवर जो है फिर क्या करता है, गाल ब्लैडर को देता है। गाल ब्लैडर अपने साथ इसको कुछ टाइम के लिए क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो बाइल जूस जो है ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है, लिवर इसकी प्रोडक्शन करती है। ठीक है, 18 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज़ के लिए हमारे साथ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है जिसके ज़रिए हम कॉमनली जो है ना क्रोन डिजीज़ का इलाज करते हैं, तो वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ सर्जरी है। अब क्रोन डिजीज़ क्या है, यहाँ पर आप लोग जो है ना आप क्रोन के बारे में पूछेंगे, तो क्रोन डिजीज़ जो है, क्रोन डिजीज़ ये भी हमारे साथ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करें काइंडली। अच्छा जी, क्रोन डिजीज़ क्या है, ये भी हमारे साथ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब ये है कि बोवल सिंड्रोम है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम की वजह से जो है ना, डिसऑर्डर की वजह से ये काज होता है। इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर क्या होता है, फिर एब्डोमिनल पेन होता है, सेवियर डायरिया होती है पेशेंट को, फटीक होती है, थकावट होती है पेशेंट को, वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरिया की वजह से जो है ना न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही होती, तो वेट लॉस होता चला जाता है और पेशेंट जो है वो मल न्यूट्रिटेड हो जाता है। तो क्रोन डिजीज़ जो है ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है, सही है। और साइन सिम्टम वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके लिए जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो क्या है,
सर्जरी है। MCQ 19 में कहते हैं कि विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। कहते हैं कि वो कंडीशन जिसमें विटामिन B12 की क्या हो जाए, बॉडी में कमी आ जाए। तो इसकी कमी आने की वजह से क्या होता है बॉडी के साथ, बॉडी में कौन से मसले पैदा होते हैं, तो अब इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे साथ क्या है, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया ये B12 की कमी की वजह से क्या होती है, काज होती है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर मैं उसको डिफाइन ना करूँ, ठीक है, अगर उसको डिटेल से ना बताऊं तो फिर काइंडली आप उसको थोड़ा सा खुद जो है सर्च किया करें, ताकि अगर थोड़ी सी खुद आप मेहनत करेंगे तो वो चीज़ आपको फिर याद रहेंगी। तो अक्सर औकात मेरे जहन से भी कुछ डिसऑर्डर डिजीज़ की जो डिफिनीशन है वो निकल जाती है, तो उसको मैं फिर उस तरह से डिफ़ाइन नहीं कर पाता जैसे अभी तक मैं आपको जैसे डिसीज़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो वो फिर आप खुद देखा करें, ठीक है। ये आपके लिए एक एक्टिविटी हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन डी आता है, परनीशियस एनीमिया। 20 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। कहते हैं कि हमारे साथ वो कंडीशन जिसमें लिवर जो है वो फैटी हो जाता है, लिवर में फैट्स जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इसकी बुनियादी वजह सर क्या है, अल्कोहल कंजम्पशन। ये तो कॉमन चीज़ है। वो लोग जो कि अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से क्या होता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है लोगों को, और लिवर जो है फैटी हो जाता है, लिवर के ऊपर जो है ना फैट जमा हो जाता है, ठीक है। 21 में कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एच पाइलोरी जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया है, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। 22 में कहते हैं विच बैक्टीरिया। सर जी सर ये जो पीछे था MCQ नंबर 18 हाँ, जिसमें आपने ये इसका ऑप्शन सर्जरी बताया, तो सर डायरेक्ट तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सर्जरी कैसे आ सकती है? क्रॉन डिजीज के हवाले से आप बात कर रही है, जी जी सर। तो इसके इसमें मेडिकेशन नहीं आएगी, प्राइमरी ट्रीटमेंट में मेडिकेशन आएगी सर। अच्छा, आई थिंक कार्टिकोस्टेरॉइड आएगा, मेरा ख्याल है सर, श्योर नहीं हूँ लेकिन आई थिंक सो, अच्छा जी, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्रोन प्राइमरी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में जो सर्जरी नहीं ट्रीटमेंट है, आती सर। क्रोन डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले फोकस किस चीज़ पर करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन पर करते हैं, कि किस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जी इन्फ्लेमेशन को हम रिड्यूस करें, ठीक है, या जो एब्डोमिनल पेन वगैरह होती है उसको हम कैसे रिड्यूस करें। तो वो बात तो आपकी ठीक है, मतलब सबसे पहले हम जो साइन सिम्टम्स है उससे हम क्या करेंगे, पेशेंट को रिलीव देंगे, ठीक है, जिसमें जैसे कि आपने जी कहा हम सर। स्टेरॉइड दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं, ठीक है, या उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर डाइट जो है वो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, या उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको हम जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इससे काम ना हो तो फिर हम जो है ना सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो वेरी गुड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर जो बात की गई है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये सब ये साइंस सिम्टम ट्रीटमेंट वगैरह के बाद के हवाले से ये बात यहाँ पर की गई है, तो इस वजह से सर्जरी जो है मेंशन की गई है। नो सर, प्राइमरी कहा गया है, हाँ, सेकेंडरी प्राइमरी, ट्रीटमेंट नहीं कहा गया। तो प्राइमरी ठीक, मीन स्टार्टिंग। अच्छा जी, तो फिर ठीक है, तो अगर सर प्राइमरी में एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग्स होती हैं वो देंगे। ठीक है, बस अगर इम्यूनोसप्रेसिव हाँ प्राइमरी तो कहा गया है, तो फिर बस ठीक है, हम मेडिकेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है क्या, नहीं, और इसमें किधर है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आएगा फिर इसमें। कौन सा MCQs है, 18 सर। 18 है, अच्छा जी। 18 है एंटी इसका सर, फंगल मेडिकेशन, हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ फिर ऑप्शन बी आएगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गए, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे साथ आएंगे जो कि रोल प्ले करते हैं एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा, वेरी गुड। ये ना वैसे गूगल पे, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, हेलो। जी जी,
और ये रोहन डिजीज जो है ना, इन सबसे गूगल पे चेक करें, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जेनेटिकली होती है, और इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो सेलाइन एनीमा देते हैं, सेकेंडरी उसकी सर्जरी होती है। रोहन डिजीज है, CORHNS। हाँ बिल्कुल, क्रॉन डिजीज है ना, क्रॉन डिजीज। ये हाँ जी, ये बावल इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं है, ये सब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन टाइप हो जाता है, जेनिटल डिजीज है। बच्चा 24 to 48 आवर्स तक वो स्टूल नहीं पास करता। तो ये प्लीज सारे ही चेक कर ले, सबके लिए अच्छा है कि इंफॉर्मेशन भी आपकी अपडेट हो जाएगी और सही एग्जैक्टली मिल जाएगा। गूगल नहीं पे ना इस असल में डिजीज को डाले देखिए, तो मिल जाएगा। अगर डिफिनीशन की तरफ आ जाए क्रॉन डिजीज की, अगर हम डिफिनीशन की तरफ आ जाए तो पहली बात यह है कि ये हमारे साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज है। बोवल मतलब आपके जो इंटेस्टाइन है इसको इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन क्या है, ये आपके डाइजेस्टिव, मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं? जी सर सुन रहे हैं। इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक हिस्सा है। मैंने स्टार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम डिफिनीशन कर रहे थे तो इसमें मैंने आपको ये सारे पार्ट मेंशन कर लिए थे। तो बोवल डिजीज है लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन होगी वो बोवल में होगी, या तो लार्ज बोवल में होंगी या स्मॉल बोवल में होंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, सीवियर डायरिया भी हो सकती है, और जाहिर बात है डाइजेशन नहीं हो पा रही होती, ठीक है, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, पेट में दर्द होता है, तो इस वजह से एनोरेक्सिया हो जाती है, खाना नहीं खाते सही तरह से, तो इसकी वजह से वेट लॉस आ जाती है, पेशेंट जो है मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो जस्ट मैंने आपको डिफिनीशन बताई है, बाकी जो आपने कहा है वेरी गुड, अप्रिशिएटिव है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके वेरी गुड, थैंक यू सो मच। देखिए कितना ज़बरदस्त पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए, बस कभी कभी हो जाता है। वेरी गुड, वजह से होता है। फिर इसके बाद 21 हम डिस्कस कर चुके हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है। 22 में कहते हैं कि विच बैक्टीरियम इज कॉमनली एसोसिएटेड। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ एमसीक्यूज नंबर 22 है। एमसीक्यूज नंबर 22 में कहते हैं कि विच बैक्टीरियम इज कॉमनली एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो स्टार्ट से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है स्टमक में, ठीक है, तो वो कौन सी बैक्टीरिया है? एच पाइलोरी सर। एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो फिर पाइलोरस कह सकते हो, अगर प्लूरल है तो फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। 23 में कहते हैं कि विच लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय पेप्टिक अल्सर। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे साथ स्टमक का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से मुराद लेयर जो है वो सबसे पहले मुतासिर होता है पेप्टिक अल्सर से, ठीक है, ऑप्शन ए। 24 में कहते हैं व्हाट आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन। मैंने जो आपको कहा कि आपको ऐसे फील होगा जैसे कि दिल जल रहा है, जलन सी आपको फील होगी और पेन सा आपको फील होगा, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी और आप खाना नहीं खाएंगे, और इस वजह से आपका वेट जो है वो लॉस होता चला जाता है इस डिजीज में। तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या है, करेक्ट है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको क्या होगा, पेन होगा और बर्निंग सेंसेशन कॉमनली आपको देखने को मिलती है पेप्टिक अल्सर डिजीज में। 25 में कहते हैं which diagnostic test is commonly used to detect helicobacter pylori infection। तो इसके लिए हमारे साथ जो कॉमन टेस्ट यूज होता है वो क्या है, स्टूल एंटीजन टेस्ट। स्टूल एंटीजन टेस्ट जो है ये कॉमनली जो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए उसके डिटेक्शन के लिए किए जाते हैं। MCQ 26 में कहते हैं कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। जाहिर बात है प्रोमोटिंग अल्सर हीलिंग,
इसलिए हम ट्रीटमेंट करते हैं ताकि स्टमक में जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन ज़ख्मी हुआ है वो क्या हो जाए, हील अप हो जाए। तो उसकी हीलिंग के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। 27 में कहते हैं विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज़ ऑफन प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। जो हमारे साथ एच ब्लॉकर होते हैं या प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो हम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ क्या आता है, करेक्ट आता है, ठीक है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर कॉमनली हम पेप्टिक अल्सर डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए जो है ना मेडिकेशन में हम ये क्या करते हैं, देते हैं, सही है। 28 में कहते हैं in addition to antibiotics, what other type of medication is typically included in the treatment regimen for peptic ulcer disease caused by Helicobacter pylori? तो इसके अलावा प्रोटोन पंप इनहिबिटर के अलावा हम क्या करते हैं, बिस्मथ सबसिलिसिलेट, ये भी हमारे साथ क्या है, एक मेडिकेशन है जो कि हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है, पेप्टिक अल्सर हीलिंग के लिए। 29 में कहते हैं व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ क्या आता है, करेक्ट आता है। सर ये जी सर थोड़ी एंड पे समझ नहीं आया, क्या था ये एंटी फंगल मेडिकेशन क्या है, प्रोबायोटिक एंड नहीं 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 28 MCQs कहते हैं, 28 MCQs में कि एंटीबायोटिक्स के साथ साथ, मतलब जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं इसके साथ साथ जो दूसरे मेडिकेशन हम कॉमनली पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए हम देते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो वो कौन से, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, प्रोबायोटिक है या बिस्मथ सबसिलिसिलेट है। तो ये हमारे साथ ऑप्शन डी बिस्मथ सबसिलिसिलेट आते हैं, ठीक है। सर इसमें कौन सी मेडिसिन होती है? बिस्मथ सबसिलिसिलेट, ये हमारे साथ जेनेरिक नेम है मेडिकेशन का, सबर करें मैं देखता हूँ। ओके सर। बिस्मथ सबसिलिसिलेट जो है ये हमारे साथ स्टमक रिलीफ के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और मतलब ये है कि अगर स्टमक आपका अपसेट हो या डायरिया आपको हुई हो तो उसके तौर पर हम देते हैं, ठीक है। तो कॉमनली देखिए ये जो सर ये बिस्मथ ग्रुप ऑफ सबसिलिसिलेट मेडिकेशन होता है ना, होता है तो जिसमें ये हार्ट बर्निंग के लिए हाँ होती हार्ट है। बर्निंग वगैरह के लिए, ये साइन सिम्टम्स रिलीव करने के लिए हम देते हैं, जैसे कि डायरिया, नोजिया, हार्ट जी बर्न, सर, ये इंडाइजेशन। ग्रुप ऑफ मेडिकेशन होता है। हाँ बिल्कुल। एंटी बैक्टीरियल भी होती हैं और जो है जिस जिस तरह के हम समझ लें कि पेशेंट्स को हम राइजिक वगैरह देते हैं और वो तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना, राइजिक तो है जो, ये असल में ये एक मेडिकेशन के ग्रुप का नाम है। राइजिक जो है, बजाते राइजिक खुद ये एक हमारे मेडिकेशन साथ नहीं है, इसमें ओमेप्राजोल होते हैं टोटल यार, क्या सिम्टम जो कर रहे हो। रिलीव करने होते हैं ना, उस लिहाज से आप जितनी मेडिकेशन दोगे ना ये सारी इसमें आएंगी। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं, MCQs नंबर 30 की तरफ आते हैं। MCQs 30 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल मेडिकेशन इज एडवाइजेबल फॉर इंडिविजुअल विद पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जब हो जाती है तो इसकी वजह से हार्ट बर्न जो है ये कॉमनली हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स लाइक सिम्टम जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है ओवर सिक्रीशन हुई होती है। तो ये जो है कॉमनली ये चीज़ें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो मॉडिफिएबल या जो लाइफस्टाइल बिहेवियर उनको बताए जाते हैं पेशेंट को, तो उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ क्या है, स्मोकिंग सेसेशन है। स्मोकिंग जो है वो जो है ना बिल्कुल आपने नहीं करनी होती, पेशेंट को जो है स्मोकिंग से रोकना होता है, ठीक है। इसी तरह से अल्कोहल कंजम्पशन हो गई, या जो हमारे साथ हाई फैट डाइट ये वगैरह नहीं आते, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन इससे भी आप मना करते हैं, ठीक है।
और स्मोकिंग सिसेशन, इससे भी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट नहीं, पेशेंट को हम मना करते हैं। 31 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ सिरोसिस ऑफ द लिवर वर्ल्ड वाइड। तो आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में जो लिवर सिरोसिस होता है, तो इसके पीछे जो प्राइमरी वजह है वो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस है। वायरस की वजह से जो हेपेटाइटिस हुई होती है, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना लिवर सिरोसिस कॉमनली हमें देखने को मिलता है। 32 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो इससे किसी किस्म की लिवर सिरोसिस नहीं होती, बल्कि आपकी हेल्थ जो है वो हेल्दी रहती है। बाकी ओबेसिटी, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन और क्रोनिक वायरल अटैक की वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है। 33 में कहते हैं व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो एसाइटीज आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द कैविटीज और टिश्यूज इज कॉल्ड एसाइटीज। इसको हम क्या कहते हैं, एसाइटीज कहते हैं, ठीक है। या एसाइटीज आप लोगों ने देखा होगा अक्सर पेशेंट को कि पेट जो है उनका फूला हुआ होता है, और फिर हम पेट में जो है ना एक जगह पर क्या करते हैं, जो हमारे साथ नीडल होते हैं वो इंसर्ट करते हैं, और फिर उनको जो है ना उस नीडल के ज़रिए उनके जो एब्डोमेन में मौजूद जो फ्लूइड जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से पेट जो है वो गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है, तो उस नीडल के ज़रिए हम क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। देखे क्या नहीं? यस सर। पैरासिंथेसिस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैरासिंथेसिस सर। हाँ उसको हम जी वही, सर देखा बिल्कुल सर बिल्कुल हमारे वही डिपार्टमेंट में। टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम जो आपने अभी कहा वही है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ठीक। एसाइटीज इसको हम कहते हैं। ये जो कंडीशन होती है इसको एसाइटीज कहते हैं, और जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं उसको हम पैरासिंथेसिस कहते हैं। पैरासिंथेसिस यस हाँ। पैरासिंथेसिस। 34 में कहते हैं कि विच लेबोरेटरी टेस्ट इज टिपिकली एलिवेटेड इन सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो लिवर सिरोसिस में हम कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो देखते हैं, तो सीरम बिलिरुबिन। आप सबको पता है कि बिलिरुबिन जो है ये हमारे साथ मेन चीज़ें जो कि हम क्या करते हैं लिवर में देखते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी है जिसके ज़रिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट को क्या करते हैं, असेस करते हैं। लेकिन जो सीरम बिलिरुबिन है ये कॉमनली हम लिवर सिरोसिस कंडीशन में लेबोरेटरी टेस्ट में देखते हैं। 35 में कहते हैं विच इमेजिंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डायग्नोज सिरोसिस ऑफ द लिवर। जो इमेजिंग टेक्निक है, कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, तो अल्ट्रा सोनोग्राफी टेक्निक जो है ये कॉमनली हम यूज करते हैं लिवर को लिवर की इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें क्या आता है, करेक्ट आता है। 36 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो जाहिर बात है हमारा जो बुनियादी गोल होता है लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट का, तो वो यही होता है कि पेशेंट की जो एबनॉर्मल कंडीशन है उसको दोबारा से क्या किया जाए, नॉर्मल किया जाए। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगने से पेशेंट को बचाने के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। 37 में कहते हैं विच मेडिकेशन इज ऑफन प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस पोर्टल हाइपरटेंशन इन सिरोसिस पेशेंट। तो हमारे साथ बीटा ब्लॉकर्स है जो कि हम पेशेंट्स को देते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन से बचने के लिए। किस चीज़ से बचने के लिए, पोर्टल हाइपरटेंशन से बचने के लिए। तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है, सर इसमें हम इनको डायरेटिक नहीं देंगे क्योंकि एसाइटिस ज्यादा होती है तो वो जो है डायरेज हो जाता है ना उससे। हाँ किस चीज़ में, एसाइटिस तो हुई होती है एक, तो वो है ना वो तो देते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब क्या है, हमारे साथ जो पोर्टल वेन सिस्टम होता है उसमें ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। तो जाहिर बात है इसके लिए प्रेशर बढ़ रहा होता है ना सर पोर्टल वेन पे जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, हाइपरटेंशन हाँ हाँ, जनरेट होती है। जो कि मोर देन 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी से लेकर 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक होता है।
यस तो सर, हाँ, तो इसमें हमारे साथ ब्लड इसमें भी प्रेशर जो बीटा है वो, ब्लॉकर ही आएंगे सर। हाँ, तो एक तो आपकी बात हो गई कि डायरेटिक्स भी हम देते हैं, लेकिन वो तो उस फ्लूइड को डायरेटिक हम इसलिए देते हैं ताकि यूरिन जो है वो पास हो जाए, और जो जो एसाइटिस हुई होती है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो बॉडी से निकल जाए। तो ये तो हमारे साथ एक टेक्निक है। इसके अलावा जो मेडिकेशन के ज़रिए जो मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम टारगेट करते हैं, जिसके ज़रिए जो ब्लड प्रेशर है उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो बीटा ब्लॉकर जो है इसके लिए फिर हम कॉमनली देते हैं। देखिए, डायरेटिक्स तो हम इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो यूरिनेट करे, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बॉडी से क्या हो जाए, इवैक्यूएट हो जाए, मतलब इवैक्यूएट हो जाए, निकल जाए। इसी तरह से एक तो ये डायरेटिक्स वाला हो गया, एक हमारे साथ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं, या हमारा जो हार्ट सिस्टम है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, जिससे हमने क्या करना होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। तो बीटा ब्लॉकर्स फिर हम देते हैं। क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? सर ठीक है, बीटा ब्लॉकर सी है। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं 38 की तरफ। व्हाट इज द मेन डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर इंडिविजुअल विद सिरोसिस ऑफ द लिवर? सही है। तो वो पेशेंट जिनको लिवर सिरोसिस हुआ होता है, तो इनके लिए जो कॉमनली डाइटरी रिकमेंडेशन दी जाती है, तो वो सोडियम रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये है कि सोडियम आपने नहीं लेना, मतलब जो नमक वगैरह है, नमक सोडियम क्लोराइड कॉमन टेबल साल्ट कहलाता है, ठीक है, तो इससे आपने क्या करना है, गुरेज करना होता है। तो ये ऑप्शन सी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 39 में कहते हैं कि विच प्रोसीजर मे बी परफॉर्म टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एब्डोमेन इन द पेशेंट विद सिरोसिस रिलेटेड एसाइटिस। देखिए, हमने डिस्कशन की थी और वही बात यहाँ पर एमसीक्यूज में आई है, ठीक है। पैरासिंथेसिस, ये हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एब्डोमेन से हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। 40 में कहते हैं कि व्हाट इज द डिफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर एंड स्टेज सिरोसिस ऑफ द लिवर, मतलब ये है कि आखिरी स्टेज पर जो है ना, एक पेशेंट उनको लिवर सिरोसिस हुई है, आखिरी स्टेज है, तो इसके लिए हमारे साथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ये हमारे साथ लास्ट चांस होता है, वरना बंदे ने जो है ना इसके बाद लुढ़क जाना होता है, दुनिया से फारिग हो जाना होता है, ठीक है। 41 में कहते हैं कि DASH is a chronic progressive liver disease characterized by the replacement of normal liver tissues with scar tissues। तो सिरोसिस ऑफ लिवर जो है ये हमारे साथ वो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज होता है, जिसमें फिर हम क्या करते हैं, यही लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, सॉरी, जिसमें जो नॉर्मल लिवर टिश्यूज होते हैं उसकी जगह जो है ना ये स्कर फॉर्मिंग टिश्यूज आ जाते हैं, और लिवर जो है ओवरऑल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ कोलिलिथिएसिस? कोलिलिथिएसिस किसे कहते हैं? सर गॉल स्टोन को। हाँ, गाल स्टोन को कहते हैं, बिल्कुल। स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। हाँ, स्टोन इन द गाल ब्लैडर, तो गाल स्टोन फॉर्मेशन इन द गाल ब्लैडर, तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। देखें, इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है, तो अभी अगर आप अपने पूरे स्लाइड निकालें तो आपके सारे स्लाइड में ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो स्टार्ट से मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि जो यूनिट वाइज एमसीक्यूज है, अगर इसको आप लोग समझ के याद करें, समझ के, मैं एक चीज़ पर जोर देता हूँ, वो ये है कि समझ के याद करना है आप लोगों ने। अगर आप लोग समझ के याद करें तो इंशाल्लाह आपका ना सिर्फ सब्जेक्ट क्लियर होगा, बल्कि आप एक अच्छी जीपीए भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो थोड़ी सी आप लोगों ने क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी, ठीक है। यस सर। किधर चला गया, कौन सा है, अच्छा जी, 43 सर। हाँ 43,
MCQs 43 में कहते हैं कि which of the following is a common risk factor for developing cholecystitis? ठीक है, अब cholecystitis क्या है? Inflammation of the gallbladder is called cholecystitis. एक होता है कोलिलिथिएसिस जिसमें गाल ब्लैडर में स्टोन बनता है, एक होता है गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन का हो जाना. तो cholecystitis मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर इज कॉल्ड cholecystitis. सो कॉमनली हमारे साथ जो रिस्क फैक्टर होता है कोलिसिस्टाइटिस का, तो फीमेल जेंडर में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है. गाल स्टोन भी ज़्यादातर फीमेल जेंडर में ही होती है. 44 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ कोलिलिथिएसिस? तो इपिगेस्ट जी 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 सर ये 42 में कोलिलिथिएसिस बताया है, तो सर इसकी प्राइमरी काज क्या होगी? कोलिलिथिएसिस मतलब उस जो बाइल जूस है ना, बाइल जूस उसका कंसनट्रेटेड हो जाना. मतलब ये है कि सोडियम का और इसी तरह से हमारे साथ जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका जो है ना ज़्यादा टाइम के लिए गाल ब्लैडर में स्टोर होना. ठीक है, तो इस वजह से क्रिस्टल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होते होते उससे एक स्टोन बन जाते हैं. तो कंसनट्रेटेड बाइल जूस जो है ये हमारे साथ क्या है, वजह बनती है स्टोन्स के बनने का. अच्छा जी, 44 में इपिगैस्ट्रिक पेन आता है. 45 में कहते हैं कि विच इमेजिंग टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोज कोलिलिथिएसिस? तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है हम करते हैं जिसके ज़रिए ये डायग्नोज होते हैं. 46 की तरफ आते हैं. Which of the following is a complication of untreated कोलिलिथिएसिस? अगर कोलिलिथिएसिस की हम ट्रीटमेंट ना करें तो इससे क्या मसले हमें मज़ीद पेश हो सकते हैं? तो इसकी वजह से हमें फिर पेनक्रेटाइटिस हो सकता है. वो जो गाल स्टोन बना होता है तो उसकी वजह से हमारे पेनक्रियाज मुतासर हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर पेनक्रियाज में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है. 47 में कहते हैं व्हाट इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अनकम्प्लिकेटेड कोलिलिथिएसिस? तो बुनियादी इसकी जो वजह है वो यही होती है कि ओरल डिसोल्यूशन थेरेपी. मतलब ये है कि अनकम्प्लिकेटेड कोलिलिथिएसिस के लिए जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन के ज़रिए उसका इलाज करना, जिसमें जो स्टोन बने होते हैं वो मुख्तलिफ मेडिकेशन के ज़रिए वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं. 48 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज ऑफन यूज टू डिसॉल्व गाल स्टोन इन ओरल डिसोल्यूशन थेरेपी? ठीक है, तो वो हमारे साथ यूरिडो ऑक्सीकोलिक एसिड, ये हमारे साथ वो मेडिसिन है जो कि कॉमनली हम क्या करते हैं, ओरली देते हैं ताकि गाल स्टोन जो है वो क्या हो जाए, खुद ब खुद डिजॉल्व होकर ख़त्म हो जाए. 49 में कहते हैं विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर? तो कोलिसिस्टाइटिस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. 50 व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस? तो राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारे एब्डोमेन में जो राइट साइड पर जो अपर क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, पेन आपको कॉमनली फील होती है. सही है, तो ये हमारे साथ प्राइमरी सिम्टम्स है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का. एक्यूट मतलब एकदम से जो आप इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी वजह से जो पेन होती है. 51 में कहते हैं कि विच लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट इन टिपिकली एलिवेटेड इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस? तो सीरम बिलिरुबिन, ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. मजीद आगे बढ़ेंगे. MCQs 52 में कहते हैं कि व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस? तो HIDA स्कैन, ये हमारे साथ एक गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के लिए यूज होते हैं. अब HIDA क्या है इसको फिर आप लोग देख ले, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा. 53 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस? तो चेस्ट पेन जो है ये हमारे साथ कोलिसिस्टाइटिस के सिम्टम्स में नहीं आता. 54 में कहते हैं कि विच सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉमनली परफॉर्म टू ट्रीट एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस? तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जो है ये कॉमनली की जाती है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस
के ट्रीटमेंट के लिए। सही है। 55 में कहते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, अगर उसका इलाज ना करे तो इससे मजीद कौन से मसले हो सकते हैं। गाल ब्लैडर में सुराख का बन जाना, परफोरेशन ऑफ द गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में जो है ना छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं जिसकी वजह से बाइल जूस जो है ना वो इर्द गिर्द के ऑर्गन पर ऑर्गन में फैल जाते हैं और उसकी वजह से फिर मजीद और मसाइल जो है आते हैं। 56 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर इंडिविजुअल विद कोलिसिटिएसिस, वो पेशेंट जिनको गाल ब्लैडर हुआ हो तो उनके लिए जो कॉमनली खुराक रिकमेंड किया जाता है तो वो क्या है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हमारे साथ लो कोलेस्ट्रोल डाइट। लो कोलेस्ट्रोल डाइट मतलब ऐसी खुराक जिसमें कोलेस्ट्रोल क्या हो, कम हो, तो उसकी वो खुराक जो है ना क्या की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को कि आपने ऐसे खुराक खाने हैं। 57 में हमारे साथ आता है 57 में कहते हैं कि विच टाइप ऑफ गाल स्टोन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो कोलेस्ट्रोल स्टोन जो है ये हमारे साथ वो स्टोन है जिसकी वजह से जो है ना ओबेसिटी और मेटाबॉलिक दूसरे सिंड्रोम जो है ना पेशेंट को हो सकते हैं। सही है। फिफ्टी एट में कहते हैं 58 में विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू रिलीव पेन एसोसिएटेड, तो एनसेड ड्रग जो है ये पेशेंट को दिए, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनसेड। सही है, ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। सही है, ऑप्शन बी। 59 में कहते हैं व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कोलिलिटिएसिस कोलिसिस्टाइटिस, तो रिलीविंग सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, इस मकसद के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन फॉर कोलिसिस्टेक्टमी, तो कोलिसिस्टेक्टमी की वजह से जो है ना हेमरेज हो सकती है, मतलब सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। What is recommended treatment for symptomatic कोलिलिटिएसिस in pregnant women, अगर एक वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है और उनको जो है ना कोलिलिटिएसिस हुई है तो इसके लिए हमारे साथ जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो क्या है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विद पेन रिलीफ, मतलब ये है कि पेन को ख़त्म करने के लिए मेन प्रायोरिटी क्या होती है, सिम्टम्स से छुटकारा हासिल करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। 61 में कहते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैकेनिकल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो एडहेशन जो है ये हमारे साथ क्या है, कॉमन काज है मैकेनिकल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का। मैकेनिकल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कहते हैं, ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ जो स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें फिजिकली एक ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, वो ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से हमारे साथ जितने भी डाइजेस्टिव कंटेंट गैस या फ्लूइड होता है वो उस ब्लॉक्ड एरिया से फिर पास नहीं हो पाती। तो मैकेनिकल बूल एंड ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये असल में हमारे साथ क्या होती है, स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज होती है। स्ट्रक्चर मतलब ये है कि जो इंटेस्टाइन होते हैं चाहे लार्ज हो या स्मॉल हो तो वो ऐसे रोड मरोड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसको हम मैकेनिकल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, तो एडहेशन की वजह से ये होती है। ठीक है, 62 में कहते हैं सर इसको इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलम इसको कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ज़बरदस्त, ऐसे ही मतलब ये है, आप लोगों ने वो पानी के पाइप्स देखे होते हैं जब वो एक दूसरे के बिल्कुल आर पार एक दूसरे से इस तरह से क्या हो जाते हैं, गोल मोड़ मरोड़ जाते हैं तो फिर उससे पानी नहीं गुजरता, तो बिल्कुल इसी तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो किसी वजह से जो है ना वो एक दूसरे के आगे पीछे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, गोल मरोड़ जाते हैं जिसकी वजह से एक तरह का ब्लॉकेज बन जाती है, तो इस कंडीशन को हम मैकेनिकल बowel ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो डायरिया जो है ये हमारे साथ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स में
नहीं आता। MCQ 63 which what image modality is typically used to diagnose intestinal obstruction? तो कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन मतलब सीटी स्कैन जो है ये यूज होता है उसको देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। 64 में कहते हैं which type of intestinal obstruction is characterized by the twisting of the intestine and its mesentery? तो volvulus मतलब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें हमारे साथ जो इंटेस्टाइन होते हैं वो ट्विस्टिंग एक दूसरे के आर्म मतलब जो अभी मैंने कहा कि एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, गोल मरोड़ हो जाते हैं। तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है इसको हम क्या कहते हैं, वल्व्यूलस कहते हैं। 65 में कहते हैं कि व्हाट इज द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन? तो इंट्रावीनस फ्लूइड एंड बोवल रेस्ट, ऑप्शन बी सही है। सर ये जो है ना वे टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में ये इंटरसेप्शन आएगा, इंटरसेप्शंस इनटू हाँ ये जो सर बी पे है ना इंटरसेप्शंस इसको कहते हैं। ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ट्विस्ट होता है ना, जैसे लॉक हो गया या नॉट लग गए या इसको जो भी आप कह सकते हैं, इनको इंटरसेप्शंस कहते हैं सर। अच्छा, इनटू ससेप्शन। यस सर। A dynamic areas interception valvulus या strangulated hernia, strangulated नो hernia नो सर, नो सर, ये वेल्वुलस ही आएगा क्योंकि ये एक नोट की तरह बन जाता है सर। इंटरसेप्शन जो होती है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, लेकिन ये जो वेल्वुलस है इसमें जो खुद ही आंत जो होती है ना वो एक ऐसे मरोड़ करके ना सर एक ट्विस्ट बन जाता है, वो गोल सा इंटेस्टाइन सेपरेट रह जाती है। जैसे हम टाई करते हैं तो टाई एक साइड पे होती है, उसका दूसरा सिरा दूसरी साइड पे होता है। yes, तो सर ये इस तरह का ट्विस्ट बनता है, उसको और वेल्वुलस ही कहते हैं। इंटरसेप्शन जो है इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने, देखिए ये हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसी लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है ये वापस इस तरह से अंदर चला जाता है, इस तरह से वापस अंदर चला जाता है, तो एक तरह का ब्लॉकेज बन जाता है। तो फिर इसको जो है ना क्या कहते हैं, इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। जी सर। और जो वल्व्यूलस है, तो वल्व्यूलस में क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बिल्कुल ऐसे मुड़ जाता है, देखिए ऐसे मुड़ जाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे जो है ना मुड़ जी जाता है। तो यहाँ पर एक तरह का जी ब्लॉकेज बन जाता है, तो इसको फिर वल्वुलस कहते हैं। सही है। 66 में कहते हैं कि विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन? तो हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, मतलब जब आपके ब्लड में जो क्या होते हैं, सोडियम होता है, सोडियम वो कम हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है कॉमनली जो है हमें देखने को मिलता है। 67 में कहते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन? तो बोवल इन्फेक्शन जो है इसकी वजह से होती है, बोवल इन्फेक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। तो ये था आपका यूनिट नंबर 5 जो कि अल्लाह के फजल से आज ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप स्टूडेंट को आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा जी, जो पास पेपर मैंने शेयर किए हुए हैं वीडियोस फॉर्म में, तो उसको भी फिर लाजमी देखे कल, ठीक है। ओके सर। जी सर। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। कल की क्लास जो है मैं नहीं लूँगा, कल जो है ना मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, घर में थोड़ी सी फंक्शन है, ठीक है, तो उस वजह से कल क्लास नहीं होगी। कल की क्लास फिर हो सकता है हम संडे के दिन ले, तो
तो इंशाल्लाह फिर संडे के दिन हम क्लास लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।